क्या कभी सोचा है कि एक आम नागरिक की आवाज संसद में गूंज सकती है, और सिर्फ गूंज ही नहीं बल्कि एक नया कानून तक बनवा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम यही समझने वाले हैं कि ये कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ आखिर होता क्या है, और कैसे एक छोटा सा विचार, एक आम इंसान की आवाज संसद तक का लंबा सफर तय करके पूरे देश का कानून बन जाता है। तो इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो यही सवाल उठाएंगे कि क्या कानून सच में सबके लिए बराबर है। फिर थोड़ा इतिहास में जाकर देखेंगे कि आज़ादी से पहले हालात कैसे थे। इसके बाद हम कानून बनने की पूरी प्रोसेस को एक बहुत ही पावरफुल कहानी, घरेलू हिंसा कानून की कहानी के जरिए समझेंगे। और आखिर में हम जानेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारी और आपकी आवाज़ की क्या ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जिस पर किसी भी लोकतंत्र की नींव टिकी होती है। क्या कानून सबके लिए बराबर है? इसे ना एक सिचुएशन से समझते हैं। सोचिए, किसी सरकारी अफसर के बेटे ने कोई जुर्म किया और उसे सजा भी हो गई, लेकिन वो अफसर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे सजा से बचा लेता है। तो क्या ये सही है? क्या सिर्फ इसलिए कानून बदल जाना चाहिए क्योंकि कोई बहुत अमीर है या बहुत ताकतवर है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर काम आता है कानून के शासन का सिद्धांत, जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। कानून सबसे ऊपर है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं। चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक, अमीर हो या गरीब, कानून सबके लिए एक बराबर है और एक जैसे ही लागू होगा। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन क्या हमारे देश में हमेशा से ऐसा था? जवाब है नहीं। आइए अब थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में और देखते हैं कि कॉलोनियल दौर में, यानी जब अंग्रेजों का राज था, तब कानून का चेहरा कैसा था। देखिए, इस स्लाइड पर अंतर कितना साफ साफ दिख रहा है। अंग्रेजों के राज में कानून मनमाना था, मतलब अपनी मर्जी का। वो इसे लोगों को कंट्रोल करने के एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। जबकि आजाद भारत में कानून न्याय यानी जस्टिस के विचार पर आधारित है, जो हर नागरिक के लिए समान है। इस मनमानेपन का एक बहुत बड़ा उदाहरण था 1870 का सेडिशन एक्ट। सोचिए, ये कानून कितना अजीब था कि अगर कोई भी इंसान ब्रिटिश सरकार की आलोचना भी कर दे तो उसे बिना किसी ट्रायल के, बिना सुनवाई के सीधे गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब ये कानून नहीं था, बल्कि लोगों की आवाज दबाने का एक जरिया था। और फिर साल 1919 में आया कुख्यात रोलेट एक्ट। ये तो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक था। इस कानून ने तो अंग्रेजी हुकूमत को खुली छूट दे दी थी कि वो किसी भी भारतीय को जब चाहे, बिना कोई वजह बताए, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते थे। और जब कानून इतना मनमाना हो जाए तो उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है, ये हमें जलियांवाला बाग ने दिखाया। इसी क्रूर रोलेट एक्ट के खिलाफ लोग शांति से इकट्ठा होकर विरोध कर रहे थे और उन निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। सैकड़ों मासूम लोग मारे। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे दमनकारी कानूनों के दौर से हम एक ऐसी व्यवस्था तक कैसे पहुंचे जहां नागरिक खुद कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, एक नए कानून का सफर हमारे और आपके बीच यानी समाज से शुरू होता है। जब लोगों को लगता है कि किसी खास मुद्दे पर एक कानून होना चाहिए, तो वो इसके लिए आवाज उठाते हैं। ये आवाज जब पार्लियामेंट तक पहुंचती है तो उस पर ध्यान दिया जाता है। फिर उस कानून का एक ड्राफ्ट तैयार होता है, जिसे बिल कहते हैं। ये बिल संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। वहां इस पर बहस होती है, वोटिंग होती है, और अगर दोनों सदन इसे पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल एक एक्ट यानी कानून बन जाता है। अब ये प्रक्रिया सुनने में तो काफी सीधी साधी लगती है ना? लेकिन असल में ये कैसी दिखती है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून की कहानी को जानना, घरेलू हिंसा कानून की कहानी। इस कानून की शुरुआत किसी सरकारी दफ्तर में नहीं, बल्कि घरों के अंदर से हुई। देश के कोने कोने से महिलाएं आगे आईं और उन्होंने अपने घरों में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि उन्हें एक ऐसे कानून की सख्त जरूरत है जो उन्हें उनके ही घर में सुरक्षा दे सके। इस कानून की सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी परिभाषा। इसने घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इमोशनल अब्यूज, वर्बल अब्यूज और इकोनॉमिक अब्यूज यानी मानसिक और आर्थिक शोषण को भी इसके दायरे में शामिल किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था।
लेकिन ये सफ़र ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। 90 के दशक में ये मांग उठनी शुरू हुई थी। कई साल लगे। 2002 में सरकार एक बिल लेकर तो आई, लेकिन वो बहुत कमज़ोर था। महिला संगठनों ने इसका विरोध किया, दबाव बनाया और आखिरकार 2005 में एक मजबूत कानून पास हुआ जो 2006 से लागू हुआ। जो पहला बिल 2002 में आया था ना, वो सबके लिए एक बहुत बड़ी निराशा थी। महिला संगठनों ने सालों की मेहनत के बाद जो जरूरी सुझाव दिए थे, उनमें से ज्यादातर को उस बिल में शामिल ही नहीं किया गया था। ये एक बहुत बड़ा झटका था। पर यहाँ नागरिक शक्ति ने हार नहीं मानी। महिला समूहों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जन सुनवाइयां की और पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जाकर अपने सुझाव रखे। मतलब उन्होंने सरकार और संसद पर लगातार दबाव बनाए रखा कि एक बेहतर कानून चाहिए। और इस लगातार संघर्ष का नतीजा आखिरकार मिला। 2005 में एक नया और मजबूत बिल पेश किया गया। इसमें महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को शामिल किया गया था। ये बिल संसद के दोनों सदनों से पास हुआ और एक ऐतिहासिक कानून बन गया। ये असल में नागरिक शक्ति की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो घरेलू हिंसा कानून की ये पूरी कहानी, ये हमें लोकतंत्र में एक नागरिक की भूमिका के बारे में क्या सिखाती है? यही हमारा आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक नागरिक के पास अपनी आवाज उठाने के कितने सारे रास्ते हैं। टीवी, अखबार, रेडियो से अपनी बात कहने से लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने तक, ये सभी तरीके संसद तक अपनी बात पहुंचाने और उस पर असर डालने के पावरफुल टूल्स हैं। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में नागरिक सिर्फ एक वोटर नहीं, बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। और हाँ, एक नागरिक की भूमिका कानून बन जाने पर खत्म नहीं होती। अगर संसद कोई ऐसा कानून पास कर दे जो लोगों को लगता है कि सही नहीं है या अन्यायपूर्ण है, तो लोकतंत्र उन्हें उसकी आलोचना करने और शांतिपूर्ण विरोध के जरिए उसे बदलने की मांग करने का भी अधिकार देता है। और यहाँ एक प्रो टिप है जो हम सबको याद रखना चाहिए। डेमोक्रेसी सिर्फ 5 साल में एक बार जाकर वोट डाल देना नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अपने चुने हुए नेताओं के काम पर नजर रखना, सही मुद्दों पर सवाल पूछना और आवाज उठाना, यही एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र की असली पहचान है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहला, रूल ऑफ लॉ का मतलब है सबके लिए बराबरी। दूसरा, कानून बनाने में एक आम नागरिक की भूमिका बहुत बहुत जरूरी है। तीसरा, घरेलू हिंसा कानून इस बात का एक जीता जागता सबूत है। और सबसे जरूरी बात, लोकतंत्र की असली ताकत उसके जागरूक और सक्रिय नागरिकों में ही है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं जिस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको कभी लगे कि कोई कानून सही नहीं है या अन्यायपूर्ण है, तो एक लोकतंत्र में अपनी असहमति जताने के सबसे असरदार और जिम्मेदार तरीके क्या हो सकते हैं?